आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी मेजर पेपर 5 अब तक हम जितना भी टॉपिक पढ़ चुके हैं मेजर पेपर 5 में उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का ये क्लास प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट रहने वाला है। फिर अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर में ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है। ये तो आप क्लास में पढ़ चुके हैं। तो कमेंट में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंपल्सन का मतलब होता है बार बार मन में आने वाले परेशान करने वाले विचार। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं और ये क्वेश्चन कॉपी में नहीं नोट डाउन करते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है कंपल्सन किसे कहते हैं। तो बताइए कंपल्सन किसे कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मजबूरी में किए जाने वाले बार बार के काम मतलब कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी में बार बार एक ही काम करना, जैसे कि हाथ धोना, दरवाज़ा चेक करना, इसी को हम बोलते हैं कंपल्सन। अगर आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं कंपल्सन वाला तो जाकर के क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है, OCD किस मानसिक रोग से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो OCD सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी मतलब चिंता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो OCD है मतलब ये चिंता से ही जुड़ा हुआ है, चिंता से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, OCD में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम क्लास में पढ़ चुके थे कि CBT ट्रीटमेंट किया जाता है, थेरेपी किया जाता है या फिर परिवार के हेल्प से इंसान ठीक हो सकता है, प्यार और सपोर्ट से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, OCD में कंपल्सन का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बार बार दरवाजे का ताला चेक करना। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। बार बार गाना सुनना ये नहीं होगा, बार बार पढ़ाई करना ये भी नहीं होगा, बार बार दोस्तों से मिलना ये तो नॉर्मल है, इसको हम डिसऑर्डर थोड़ी बोल सकते हैं। तो बार बार दरवाजे का ताला चेक करना ये हो जाएगा आपका OCD का एग्जाम्पल। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, OCD में ऑब्सेशन और कंपल्सन में क्या अंतर है। तो कमेंट में बताइए क्या अंतर है इसका। ऑब्सेशन मतलब परेशान करने वाली विचार और कंपल्सन मतलब उन विचारों को शांत करने के लिए बार बार किया गया काम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑब्सेशन मतलब विचार और कंपल्सन मतलब व्यवहार। तो अगला आंसर क्वेश्चन है आपका, OCD किस श्रेणी का डिसऑर्डर है। तो OCD किस श्रेणी का है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल भी नहीं है। अगले क्लास में हम न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले रिवीजन कर लेने के बाद ही पढ़ेंगे। अभी आपका सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ही चलेगा, उसके बाद जाकर के न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये है आपका OCD, इसी श्रेणी में रखा जाता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर मतलब चिंता। अगला सवाल है आपका, OCD में पेशेंट को कैसे
कैसा लगता है, ओसीडी में पेशेंट को कैसा लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह जानता है कि उसे विचार या काम बेकार है लेकिन रोक नहीं पाता। वो अच्छे से जानता है कि उसके काम और विचार जो है सो बेकार है लेकिन रोक नहीं पाता है। ओसीडी वाला व्यक्ति जानता है कि उसके विचार और काम तर्कहीन है लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, ओसीडी की जरूरत अक्सर किस उम्र में होती है। ओसीडी की शुरुआत, गलत क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो ओसीडी की शुरुआत अक्सर किस उम्र में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या फिर बचपन में होता है या फिर किशोरावस्था में होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, गलती से शायद एक ही क्वेश्चन दो बार प्रिंट हो गया है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ओसीडी में सबसे कॉमन ऑब्सेशन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साफ सफाई और जर्म से डर। ये है कॉमन ऑब्सेशन। ओसीडी में सबसे कॉमन ऑब्सेशन जर्म्स और इन्फेक्शन का डर। ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, ओसीडी में ट्रीटमेंट में दवाइयाँ का कौन सा ग्रुप ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ओसीडी में इलाज में एंटी डिप्रेसेंट खासकर SSRI का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ओसीडी वाले व्यक्ति को कंपल्सन करने से क्या महसूस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ी देर के लिए राहत होता है। जैसे कि कंपल्सन करने से थोड़ी देर के लिए चिंता कम हो जाता है लेकिन बाद में वही परेशानी फिर लौट आती है, इसीलिए इलाज कराया जाता है। तो बस ऑब्जेक्टिव इतना ही था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पहला सवाल है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो ये आपका सवाल है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि ओसीडी एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति के दिमाग में बार बार परेशान करने वाले विचार आते हैं। उन्हें शांत करने के लिए व्यक्ति बार बार कुछ काम करता है। व्यक्ति जानता है कि ये विचार या काम बेकार है लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता है। और इसके लक्षण में क्या लिखना है कि बार बार हाथ धोना या साफ सफाई करना, बार बार दरवाजे या ताले चेक करना, बार बार गिनती करना, मन में बार बार बुरे या डरावने विचार आना, रोजमर्रा के छोटे काम करने में बहुत समय लगना। रोजमर्रा मतलब होता है डेली। बस इतना आपको इसमें लिखना है। अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे ओसीडी क्या है और इसके लक्षण क्या है, तो ओसीडी का परिभाषा देना है कि क्या है ओसीडी। आप क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन क्लास है। और इसके लक्षण के बारे में भी आपको लिखना है। पहले डिफिनेशन देना है, फिर इसके लक्षण के बारे में लिखना है। अब हम अगला सवाल है आपका, ऑब्सेशन और कंपल्सन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऑब्सेशन और कंपल्सन में अंतर क्या है, तो इसके दोनों के बारे में लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ऑब्सेशन मतलब बार बार आने वाले परेशान करने वाले विचार। जैसे कि फॉर एग्जांपल भी देंगे आप एग्जाम में, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो रहा है कि विचार आ रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है। कंपल्सन का मतलब होता है उन विचारों को शांत करने के लिए बार बार किया गया काम। मतलब क्या है कि आपको विचार आया कि आपके हाथ गंदे हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप क्या करिएगा,
यही ना करिएगा कि बार बार हाथ धोइएगा, उसी को हम बोलते हैं कंपल्सन। एग्जाम्पल के तौर में लिखना है बार बार हाथ धोना। तो अभी दोनों में अंतर क्या है कि ऑब्सेशन का मतलब होता है विचार और कंपल्सन का मतलब होता है उसके लिए किया गया व्यवहार। तो बस इतना आपको लिखना है एग्जाम में। अगला सवाल है आपका, ओसीडी के मुख्य कारण बताइए। ओसीडी के मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण लिखना है बायोलॉजिकल कारण, जेनेटिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण और एनवायरमेंटल कारण। क्लास में भी हम ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो वहाँ जाकर के पहले क्लास अटेंड कर लीजिएगा। चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल कारण मतलब दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल का असंतुलन, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कारण। अगर परिवार में किसी को ओसीडी है तो आगे की पीढ़ी में होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर परिवार में भी किसी को ओसीडी है तो आपको भी ओसीडी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक कारण। चिंता, तनाव और बचपन में सिखाई गई आदत या फिर कोई गहरा सदमा, इसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल कारण। और बार बार सफाई या परफेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने वाले माहौल में पले बढ़े लोग, तो इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल कारण। ये 4 कारण है जो कि आपको लिखना है इसमें। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है आपका, ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या संबंध है? तो इसमें आपको लिखना है ओसीडी को एंजाइटी डिसऑर्डर के श्रेणी में रखा गया है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था ना कि किस श्रेणी में रखा गया है, तो उसमें भी ऑप्शन था एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें भी आपको यही चीज़ लिखना है। ऑब्सेशन एंजाइटी पैदा करते हैं, कंपल्सन थोड़ी देर के लिए एंजाइटी कम कर देते हैं, मतलब चिंता कम कर देते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। एग्जाम्पल में आपको लिखना है, अगर मैंने गैस बंद नहीं किया तो घर जल जाएंगे। यह ऑब्सेशन एंजाइटी पैदा करता है, बार बार गैस चेक करना, इसको बोलेंगे यह कंपल्सन थोड़ी देर राहत देता है। तो बस इतना आपको इसमें लिखना है। तो अगला सवाल है आपका, ओसीडी के इलाज के तरीके बताइए। तो ओसीडी के इलाज के क्या तरीके हैं? कि सबसे पहला तरीका है आपका सीबीटी थेरेपी के द्वारा, दूसरा है ईआरपी, और तीसरा है दवाइयाँ, और चौथा है काउंसलिंग और परिवार के सपोर्ट से। इसमें आपको लिखना है सोच और व्यवहार में बदलने की थेरेपी। इस थेरेपी में यही किया जाता है। और दूसरा है ईआरपी, मतलब व्यक्ति को धीरे धीरे उसी स्थिति से गुजरने दिया जाता है जिससे वह डरता है और कंपल्सन करने से रोका जाता है। और तीसरा है दवाइयाँ, खास करके SSRI नामक एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। और चौथा है परिवार के सपोर्ट से, मतलब प्यार और सहयोग से पेशेंट की हालत सुधर सकती है। तो बस इतना आपको इसमें लिखना है। अगला सवाल है आपका, ओसीडी वाले व्यक्ति की डेली लाइफ पर प्रभाव क्या पड़ता है? इसमें आपको लिखना है ओसीडी व्यक्ति की पढ़ाई, नौकरी और रिश्तेदार पर बुरा असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी आपको लिखना है, एग्जाम्पल भी देना है एग्जाम में। छात्र बार बार कॉपी साफ करता है, पढ़ाई में समय बर्बाद हो जाता है, कोई व्यक्ति रोज घंटों तक दरवाजा या गैस चेक करता है, ऑफिस देर से पहुंचता है, परिवार और दोस्तों को लगता है कि वह अजीब है जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बस इतना इसमें आपको लिखना है। और भी अगर आपको इसके बारे में आता हो तो और भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है ये आपका, ओसीडी और नॉर्मल हैबिट्स में अंतर क्या है? तो नॉर्मल हैबिट्स रोज 2 से 3 बार हाथ धोना। आप दिन भर में 2 से 3 बार ही हाथ धोते होंगे, जब खाते होंगे या फिर बाथरूम जाते होंगे तब, या फिर नहाते होंगे तब, या फिर हाथ गंदा हो जाता होगा उस टाइम आप हाथ धोते होंगे। लेकिन ओसीडी वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि हर 5 मिनट में हाथ धोना, क्योंकि मन कह रहा है हाथ गंदे हैं, चाहे वह साफ ही क्यों ना हो फिर भी वो बार बार धोने चले जाता है। फर्क यह है कि नॉर्मल हैबिट में काम ज़रूरत के हिसाब से होता है, लेकिन ओसीडी में काम मजबूरी से होता है। मजबूरी में करना ही पड़ता है क्योंकि मन में बार बार विचार आता है तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यही अंतर होता है इसमें।
तो आज की इस क्लास के लिए शायद ये आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, ये आखिरी ही सवाल था आपका। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब अगले क्लास में हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आप लोग का तैयारी मजबूत हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास, और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इतना मेहनत हम आप ही लोग के लिए करते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए।